हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट किया था। चैप्टर का नाम क्या था? पर्यावरण, इन्वायरमेंट। उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कंप्लीट किए थे, क्योंकि जिस तरीके से परिवर्तन आ रहा है उसी रिदम से हमें पढ़ना है। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो एनालिटिकल अप्रोच से आएंगे, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, और एनालिसिस तभी कर पाओगे जब आपके पास कंसेप्ट होंगे। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए एक अच्छा स्टूडेंट भी होना आवश्यक है। एक बहुत अच्छा टीचर बनने के लिए उससे पहले उसको एक अच्छा स्टूडेंट भी बनना पड़ता है। मींस उसको एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करनी होती है, विश्लेषणात्मक शक्ति उसको अपने अंदर विकसित करनी होती है। तो वही सारी चीजें हम यहां सीख रहे हैं। जो अब हम पढ़ रहे हैं उसका लेवल ऐसा होगा कि वह किसी भी परीक्षा में, मैं कहता हूं कोई भी परीक्षा, आप कितने भी ऊंचे स्तर की परीक्षा दें, जो हम यहां पर पढ़ेंगे उस स्तर के लायक वह शिक्षा होगी। आप उसी रिदम से पढ़िएगा सभी। तो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था कल की क्लास में हमने पर्यावरण से संबंधित वो सारे मुद्दे पढ़े थे, जो मैं एक बार आपको पहले रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पहले मैं उन मुद्दों पर बात करूंगा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। मैं उम्मीद करूंगा वो सारे मुद्दे आप पढ़ते चलेंगे। देखिएगा, आप ये देखिएगा जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कशन की थी। पहले 5 मिनट में डिस्कशन करा देता हूं, क्योंकि सबसे पहले रिवीजन मस्ट है। क्योंकि जो हमने पढ़ा होता है अगर हम उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो सब बेकार हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। पर्यावरण वर्ड कहां से आया, पर्यावरण में कौन कौन से संघटक होते हैं, मींस कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स वगैरह बताए थे, ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। ये सब कुछ डिस्कशन किया था और आप मेरे साथ बेहतर तरीके से डिस्कशन करते चले गए थे। इसमें मैंने बायोटिक, एबायोटिक और ऊर्जा संघटों की बात की थी। ऊर्जा संघटों में जैविक में मैंने क्या बताया था आपको? वनस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। और एबायोटिक में क्या बताया था? स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। और फिर था हमारा ऊर्जा संघटन, ऊर्जा संघटक। ये सारे पॉइंट्स कल की क्लास में हमने क्लियर किए हैं। ये सभी पॉइंट्स हमने कल की क्लास में क्लियर किए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े थे। आगे बढ़ने के बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि जो जैविक और अजैविक मंडल हैं, जैविक और अजैविक मंडल मिलके क्या रचना करते हैं? बायोम की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं? बायोम की रचना करते हैं। सभी बेहतर तरीके से डिस्कशन करेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। यहीं पर कहां पर बायोम बेहतर होता है, मीन सर्वाधिक बायोम कहां पर पाया जाता है? तो मैंने इसके नाम भी बताए थे। मैंने बताया था 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये सारे के सारे इनके नाम बताए थे। इनको बेहतर तरीके से याद रखना है। इनको शीतोष्ण कटिबंध के नाम से बताया गया था। यहां पर जैविक बायोटिक एलिमेंट में जो संघटक थे वो पादप बताए थे, जीव बताए थे और सूक्ष्म जीव बताए थे, या डिकम्पोजर्स बोलते हो जिनको, इनके बारे में बताया था। ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद देखो, रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन जरूर किया करो आप चीजों का। फिर जीव के बारे में बताए थे, स्वपोषित और परपोषित। स्वपोषित जो खुद पर डिपेंड हो, परपोषित जो दूसरे पर डिपेंड हो। फिर परपोषित को भी डिवाइड किया था, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। ये भी आपने कल की क्लास में यहां पर डिस्कशन किया था। एनर्जी कंपोनेंट्स हमने कल पढ़ा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था एनर्जी का, जो आपने पढ़ा था कल। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है किन किरणों के माध्यम से, तो आपका जवाब होगा विद्युत चुंबकीय विकिरण के माध्यम से। सूर्य की सतह पर जो प्रकाश उत्पन्न होता है, जो क्रिएट होता है, लाइट क्रिएशन ऑन द सरफेस ऑफ सन इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। किसकी फॉर्म में क्रिएट होता है? फोटॉन की फॉर्म में होता है प्रकाश। फिर मैंने सौर स्पेक्ट्रम बताया था। फिर किस तरीके से कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट सी, बी, ए, और ये क्या होते हैं, दृश्य प्रकाश किसको बोलते हैं, लंबी तरंग किसको बोलते हैं, जलीय तंत्र पर प्रकाश का प्रभाव हमने पढ़ा था। पादप पलवक, देखिए ध्यान देना, जो जल में पौधे उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। गहराई के आधार पर ये सारी कुछ बात हुई थी हमारी। आवास किसको कहते हैं, निकेत किसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई थी। और इन सब बातों पर बात करने के बाद हम पहुंचे थे कहां पर? उन 14 क्वेश्चन पर जो आपने मेहनत से पढ़ा था। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा, आज का टॉपिक हमारा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। टॉपिक नंबर 2 है ये। ईमानदारी से पढ़ते चलिएगा। अब तक हम
वन टॉपिक, टू टॉपिक। जैव विविधता मैंने पढ़ाई आपको, जैव विविधता के बारे में आपने टॉपिक पढ़ा था। एक पर्यावरण के बारे में पढ़ लिया आपने, 2 टॉपिक कर लिए हैं। आज ये 3rd टॉपिक है आपका, तीसरा मुद्दा है। जो तीसरा मुद्दा है उसको अब आप पढ़ते हैं। आप सभी को पढ़ना है यहां पर ईमानदारी के साथ। चलो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक का नाम पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ध्यान देना, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। जिनका फर्स्ट डे है वो समझ लें, ईवीएस चल रहा है, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट फर्स्ट डे वाले हो सकते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, बस इरादे के साथ लगे रहना है। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, ये एक टॉपिक है, मतलब चैप्टर है। यह एक चैप्टर है, इस चैप्टर पर हमारा फोकस रहेगा। इस चैप्टर से सीटेट की परीक्षा में, मैं लिख देता हूं, इस चैप्टर से सीटेट की परीक्षा में 3 क्वेश्चन आते हैं, और यूपी टेट की परीक्षा में, ध्यान देते चलना, यूपी टेट की परीक्षा में केवल इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन आते हैं। यह मेरा एनालिसिस है, जो मैंने एनालिसिस किया है। इस टॉपिक में बहुत ताकत है, इस टॉपिक को ईमानदारी से आपको पढ़ना है। तो चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ को। मैंने क्या बताया, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। सीटेट में कितने सवाल आते हैं? 3 सवाल यहां से, और यूपी टेट में यहां से 4 सवाल आते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है तो हम सबको इसको गहराई से पढ़ना है। कोई कैंडिडेट ऐसा ना हो जो इस टॉपिक में अपने आप को कंफर्ट फील ना करे। कोई डाउट हो तो मेरे से बीच बीच में आप पूछते चलिएगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा, या पहले तो इस वर्ड्स पे ही बात कर लेते हैं कि वर्ड क्या है। चलो, देखिएगा यहां पर वर्ड क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र। अगर मैं बात करूं, जो पारितंत्र होता है, या इसी को आप पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। पारिस्थितिकी या इसी का एक दूसरा नाम है हिंदी में पारितंत्र। पारितंत्र भी ये है और पारिस्थितिकी तंत्र भी यही है, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, तो पारिस्थितिकी तंत्र लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था। जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम एक पत्ती से लेकर पूरा वृक्ष भी हो सकता है, और तालाब से लेकर महासागर भी हो सकते हैं, एक छोटे से मैदान से लेकर पूरा महाद्वीप भी हो सकता है। ध्यान देना, मैंने क्या बताया, पारितंत्र का मतलब होता है जहां जैविक और अजैविक संघटक मिलकर कार्य करें, जहां पर जल स्थल और वायुमंडल, जहां पर जल स्थल वायुमंडल की विद्यमानता होती है, वहीं पर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। ये सारी बातें हमने की थी, आप लोगों को छोटी छोटी बातें हैं, ये सब कुछ पढ़ते हुए चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया, पारिस्थितिकी तंत्र का जो आकार है क्या हो सकता है, एक सदाबहार वन से लेकर या एक पेड़ से लेकर पूरा वन हो सकता है, और एक तालाब से लेकर महासागर हो सकता है, ओशियन। ये क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के हम आकार की बात कर रहे थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब यहां पर ये सारी बातें जो हमने पढ़ी थी, मैंने आपको क्या बताया था, पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। तो देखिएगा, जैविक और अजैविक ये दोनों बंधे होते हैं, क्योंकि जीवों पर अजैविक घटक का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। जो जीव होते हैं उन पर, जो सजीव होते हैं उन पर क्या होता है, डायरेक्ट प्रभाव होता है। किनका, निर्जीव चीजों का, जैसे हवा, पानी, वायु, ताप, इनका किस पर प्रभाव पड़ता है, जीवों पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। इन दोनों को मिलाकर ही आप क्या बोलते हो, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हो। क्लियर है? अब ये सारी बातें आपको किस तरीके से समझाई जाएं, मैं आपको ये सब चीजें बताते चलूंगा। यहां पर जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर 2 चीजें हमें मेहनत के साथ पढ़नी है। एक को मैंने कल नाम दिया था हैबिटेट। क्या बोला था, हैबिटेट का मतलब बताया था आवास। आवास की डेफिनेशन आपने कल पढ़ी थी, और एक बताया था मैंने आपको नीश, NICH, याद आया। इसी को मैंने हिंदी में नाम बताया था निकेत।
और एक नाम और बता देता हूं जिससे कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, इसका दूसरा नाम है निवास्य। ध्यान देना, ध्यान देना, निवास्य। ओके, ये सब बातें आपको पढ़ते हुए चलना है। ये लास्ट क्लास में हमने सारी चीजें पढ़ी थी। इकोसिस्टम, अब यहां पर जो चीजें हैं, अब आपको एक बात समझना है, इकोसिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं। इको का मतलब होता आवास। इको का मतलब क्या होता, आवास। इकोसिस्टम में हम आवासों का अध्ययन करते हैं। ध्यान देना, इकोसिस्टम में हम क्या करते हैं, आवासों का अध्ययन करते हैं। आवासों का अध्ययन करते हैं, आवासों का अध्ययन करते हैं। द स्टडी ऑफ हैबिटेट इन इकोसिस्टम, द स्टडी ऑफ हैबिटेट इन इकोसिस्टम। ध्यान देना, इसको जब हम पढ़ लेंगे, वापस क्वेश्चन पढ़ेंगे, वापस क्वेश्चन करेंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इकोसिस्टम में किसका अध्ययन किया जाता है, आवासों का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे इकोसिस्टम में किसका स्टडी किया जाता है, द स्टडी ऑफ हैबिटेट, आवासों का अध्ययन किया जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। आवासों का अध्ययन किया जाता है किसमें, इकोसिस्टम में। क्लियर हुई बातें यहां पर, यह आपको बात समझ में आई होगी। अब आप कहोगे कि सर हैबिटेट का मतलब क्या होता है। हैबिटेट का मतलब होता है एक्चुअल लोकेशन। ध्यान देते हुए चलना है, एक्चुअल लोकेशन, एक्चुअल लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंट, एक्चुअल लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म organism in the environment। क्लियर हुआ, इसका मतलब हुआ आवास क्या होता है, आवासों का अध्ययन किसमें किया जाता है, इकोसिस्टम में किया जाता है। और आज हम इकोसिस्टम के कार्य पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आवास। आवास होता क्या है, आवास होता है एक्चुअल लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंट। मींस किसी भी पर्यावरण में किसी भी जीव की वास्तविक स्थिति, पर्यावरण में किसी जीव की वास्तविक स्थिति क्या कहलाती है, इको हैबिटेट कहलाता है, आवास कहलाता है। क्लियर है, तो आप ये लोगों को याद रखना है, किसी भी जीव की वास्तविक स्थिति का जो अध्ययन कराए वो हैबिटेट होता है। उसका आवास क्या होता है, आवास का मतलब है जहां वह जीव विचरण करता है, जहां वह जीव रहता है। जैसे एक मैंने ग्रासहोपर, टिड्डे की बात की, टिड्डा कहां पर रहता है, घास में रहता है, तो घास का मैदान टिड्डे का आवास हुआ। मैंने एक जंगल की बात करी, शेर, शेर कहां पर रहता है, वन में रहता है, तो वन शेर का आवास हुआ। मैंने कहा मछली, मछली कहां रहती है, अगर तालाब में रहती है तो तालाब उसका क्या है, घर है, हैबिटेट है। यह आप लोगों को याद रखना है। यहां पर हमें हैबिटेट की बात जब करते हैं तो प्रकृति वाली बात करेंगे, प्राकृतिक। ओके, तो ये सब बातें आप लोगों को समझते हुए चलनी है। यहां पर कोई डाउट है, अगर मैं आपसे बात करूं निकेत किसको कहते हैं, यहां पर आज महत्वपूर्ण तरीके से बातें क्लियर होंगी। सर निकेत किसको कहते हैं, निकेत का मतलब है, वापस समझिएगा, निकेत निश, निकेत या निवास्य। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अब आपके दिमाग में आएगा सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन होगी फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट। ओके, क्रियात्मक इकाई। निकेत क्या है, एक क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। ध्यान देना, नोट डाउन कर लेना इस बात को। निकेत क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है। अब यह संकल्पना दी किसने दी थी, किस व्यक्ति ने दी थी, तो आपको याद रखना है ग्रीनलेश महोदय ने संकल्पना दी थी।
ध्यान देना, निकेत क्या है? एक अवधारणा है, यह कोई स्थान नहीं है। ग्रिनेश महोदय ने यह संकल्पना दी थी। निकेत क्या है? एक संकल्पना है, अवधारणा है। ठीक है, याद रखना, निकेत एक संकल्पना है, यह स्थान नहीं है। यह एक संकल्पना है, यह कोई स्थान नहीं है। लिखते रहना, दिस इज अ फंक्शनल यूनिट, दिस इज नॉट अ प्लेस। यह एक संकल्पना है, यह कोई स्थान नहीं है। यह कोई स्थान नहीं है, यह ध्यान देते चलना है आपको, यह कोई स्थान नहीं है। जब आपको यह बात क्लियर हुई तो इसको और बेहतर तरीके से बात करते हैं। इसी के बारे में अगर मैं बात करूं, यह क्या हुआ? रोल एंड पोजीशन, रोल एंड पोजीशन ऑफ एन organism in the environment, in the environment। क्लियर हुई बात यहां पर? इसका मतलब क्या हुआ? रोल का मतलब है उसकी भूमिका और उसकी स्थिति। उस ऑर्गेनिज्म की भूमिका क्या है और उसकी स्थिति क्या है। इसको आप क्या कहते हैं? निश कहते हैं। क्लियर हुआ बातें ये? रोल का मतलब क्या हुआ? रोल का मतलब क्या हुआ? यहां पर रोल का मतलब हुआ हाउ दे मीट, how they meet their requirement of food। क्लियर हुआ? ये मैंने क्या बताया? रोल का मतलब। निश क्या है? निश का मतलब है यह एक संकल्पना है, यह कोई स्थान नहीं है। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। निश किसको बोलते हैं? यह एक संकल्पना है, यह कोई स्थान नहीं है। ये बातें आपको समझ में आई? यहां पर ये बातें समझने के लिए आपको याद रखना होगा, यह एक संकल्पना है, यह कोई स्थान नहीं है। इसकी संकल्पना देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ग्रीनेश महोदय, ग्रीनेल्स महोदय। उन्होंने क्या कहा? किसी भी जीव की भूमिका और उसकी स्थिति, किसी भी जीव की भूमिका और उसकी स्थिति पूरे पर्यावरण में क्या कहलाती है? निश कहलाती है। उस जीव की उस आवास में, उस जीव की उस आवास में क्या भूमिका है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाऊं, मैंने कहा आप में से कोई कैंडिडेट, मैंने कहा एक्स नाम का स्टूडेंट है। मैं अगर पर्टिकुलर किसी का नाम लूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा आप में से कोई एक कैंडिडेट है जिनका नाम एक्स है। वह कहां पाए जाते हैं? वो अपने घर में पाए जाते हैं, प्राय अपने घर में पाए जाते हैं। अब समझना, मेरी बात समझना। घर में तो और भी लोग रहते हैं, घर में तो और भी लोग रहते हैं, तो ध्यान देना, घर में बहुत सारे लोगों का निवास होता है। तो घर का मतलब क्या हुआ? एक हैबिटेट हुआ, निवास हुआ। उस निवास में बहुत सारे लोग रहते हैं, परंतु आप जो मुख्य रूप से वहां पर रहते हैं, आप अपनी जरूरत के लिए उस घर के अलग अलग कोने में स्थान लेते हैं। जैसे आप अगर खाना खाना है तो रसोई में जाते हो, आपको अगर खाना खाना है जो तो रसोई में जाते हो, अगर सोना है तो बेडरूम में जाते हो, अगर कहीं से किसी से बात करनी है तो किसी कोने को पकड़ लेते हो, अगर किसी से बात करनी है तो किसी कोने को पकड़ लेते हो, खाना खाने के लिए रसोई में जाते हो, सोने के लिए बेडरूम में जाते हो। अब आप मुझे बताइए, जो आपका कार्य है उस घर में, जहां आपकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, जिन जिन स्थानों से देखिए वो स्थान है कहां पर? वो स्थान है तो एक घर में ही, लेकिन जहां जहां से आपकी जरूरत पूरी होती है उनको आप क्या कहते हो? निश कहते हो। मतलब यह एक संकल्पना है। उस घर में जहां से आपकी आवश्यकताओं की जरूरत की पूर्ति होती है उसको आप निश कहते हो। मैं समझता हूं ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तभी तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने अभी आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था दिस इज अ फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट का मतलब हुआ, हां मंजू जी, मंजू जी समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट हो तो पूछ लेना, घबराना बिल्कुल नहीं है।
और इरादे के साथ बैठना है। जीतता वही है, मंजिल को पाता वही है जो डरा नहीं, और जो डर गया वो कहीं टिका नहीं। डरना नहीं है, लगातार लगे रहना है। मैंने आपको दो चीजें बताई। दो चीजें क्या बताई? एक घर होता है और एक घर में रहने वाले लोग होते हैं। उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति जो जो स्थान करते हैं, जो उसकी फंक्शनल यूनिट है, जो उसकी क्रियात्मक इकाई है, उसको आप निकेत कहते हो। इस बात में कोई तकलीफ हो तो मेरे से पूछिए। अगर कुछ भी तकलीफ हो तो मेरे से पूछिए। मैं समझता हूं इसमें कोई तकलीफ नहीं आई होगी। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे थोड़ा सा बोर्ड बड़ा चाहिए, तो मैं वापस पहुंच जाता हूं बोर्ड पर। यह बात क्लियर हुई आपको? आपने कहा ठीक है सर, यह तो बात हमें अब समझ में आ गई। पूजा जी थैंक यू। अब आप लोगों को अगर यह बात क्लियर है, अच्छा इसी के बारे में बताऊं, यहीं पर एक छोटी सी बात और कर लेता हूं नीश के बारे में। नीश के बारे में, हाउ दे रिप्रोड्यूस, हाउ दे रिप्रोड्यूस मीन्स उनका प्रजनन। आप जानते हैं कुछ जीवों का प्रजनन बरसात में होता है, कुछ जीवों का प्रजनन सर्दियों में होता है, कुछ जीवों का प्रजनन कब होता है? कुछ जीवों का प्रजनन गर्मियों में होता है। तो मींस उनकी यह फंक्शनल यूनिट है, यह उनकी फंक्शनल यूनिट है। हाउ दे प्रोड्यूस, हाउ दे मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई नीश के बारे में। कोई डाउट यहां पर? यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। लिख लेना, लिख लेना, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नीश की बात कंप्लीट हुई। क्या नीश एक स्थान है? तो आपने कहा नहीं, नीश एक स्थान नहीं है। क्या आवास एक स्थान है? हां सर, आवास एक स्थान है। नीश कोई स्थान नहीं होता है। बहुत बढ़िया, मैं आपके कमेंट पढ़ता रहता हूं जिससे कि दिक्कत ना हो आपको। टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ बना रहा हूं। अब देखिए, जो पारितंत्र है, पारितंत्र में जो चीजें होती हैं, जो पारितंत्र है, पारितंत्र, एक पारितंत्र में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? एक उत्पादक होता है, उत्पादक। एक क्या होता है? उपभोक्ता। और एक होता है अपघटक। अपघटक। एक पारितंत्र में एक उत्पादक होता है। अच्छा, उत्पादक क्या होता है? हरी वनस्पतियां, हरी वनस्पतियां। क्लियर हुआ यहां पर? ये बात समझ में आई आपको? हरी वनस्पति, हरी वनस्पति क्या है? उत्पादक है। उत्पादक क्यों है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश को कौन लेता है? हरी वनस्पतियां लेती है। तो हरी वनस्पति को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं, जो प्रोड्यूस करे। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को लेता है। और सूर्य का प्रकाश कितना लेता है? ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ये आप लोगों को याद रखना है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कितने सूर्य के प्रकाश को उत्पादक ग्रहण करता है? उत्पादक ग्रहण करता है। और उत्पादक जो होता है वो कौन होता है? यहां पर हरी वनस्पतियां होती हैं, हरी वनस्पतियां होती हैं। जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता यहां पर उपभोक्ता कौन कौन होते हैं? 1 डिग्री कंज्यूमर, 1 डिग्री कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता, 2 डिग्री कंज्यूमर द्वितीयक उपभोक्ता, 3 डिग्री कंज्यूमर तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब है जो उपभोग करे। किसका? जो उपभोग करे उत्पादक का। मतलब यहां पर उत्पादक कौन है? फिलहाल यहां पर हरी वनस्पतियां उत्पादक हैं। यह आप लोगों को याद रखना है। यह क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ आपको? जैसे अगर मैंने कहा हरी वनस्पति, हरी वनस्पति को किसने खाया? हरी वनस्पति जो है यहां पर आप लोगों को याद रखना है। हरी वनस्पति को अगर एग्जांपल के तौर पर मैं कहूं, हरी वनस्पति को कहा टिड्डे ने, ग्रासहोपर ने। क्लियर है? जो ग्रासहोपर है तो वो क्या कहलाया? प्रथम डिग्री का उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता। अब उस टिड्डे को मेंढक ने खाया तो मेंढक क्या हुआ? द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। उस टिड्डे को सांप ने खाया तो सांप क्या हुआ? तृतीयक उपभोक्ता। ध्यान देना,
यहां पर ये हरी वनस्पति थी, ये हरी वनस्पति थी, इस हरी वनस्पति को किसने खाया? इस हरी वनस्पति को टिड्डे ने खाया। जब यहां टिड्डा बैठा था ग्रासहोपर, तो ग्रासहोपर क्या कहलाया? प्रथम डिग्री का उपभोक्ता, फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर। उस टिड्डे को मेंढक ने खाया, मेंढक क्या कहलाएगा यहां पर? सेकंड डिग्री कंज्यूमर। इस सेकंड डिग्री कंज्यूमर को किसने खाया? सांप ने खाया, सांप क्या कहलाएगा? थर्ड डिग्री कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ये बात अगर आपको क्लियर है, ये बातें और बेहतर समझाने के लिए देखिएगा, एक होता उत्पादक, बताया मैंने अभी आपको, उत्पादक। उत्पादक को किसने खाया? प्राथमिक उपभोक्ता ने। ऊपर जो समझाया उसको वापस लिख रहा हूं, प्राथमिक उपभोक्ता। नोट्स बनाते रहना। द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता। क्लियर है? यहां पर आप सभी को पता है जो उत्पादक होते हैं, यहां पर उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, और उस भोजन को हम जैसे लोग क्या कर लेते हैं? हम खा लेते हैं। ठीक, जो उत्पादक होते हैं, ये हरी वनस्पतियां मैंने आपको बताई थी अभी आपको, यहां पर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, आपको ये क्लियर हुई। जो उत्पादक हैं वो कैसे खाना बनाते हैं, ये मैं आपको छोटा सा एग्जांपल यहां पर दे देता हूं। ये एक पेड़ है, ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, नीचे से इसके पेड़ की जड़ों में क्या जा रहा है? H2O, और वातावरण से क्या ले रहा है? ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, देखिएगा जड़ों के द्वारा क्या जा रहा है? जल जा रहा है, वातावरण से इसको क्या मिल रहा है? CO2 मिल रहा है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। सीटेट की जनरली किसी भी किताब में हिंदुस्तान की ये सारी बातें नहीं मिलेंगी, चाहे सीटेट की कोई भी किताब आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सीटेट, देखिए आपको एक बात आवश्यक याद रखनी है, जिस कंपटीशन को आप दे रहे होते हो उस कंपटीशन में जो बुक सेलर्स होते हैं, पब्लिशर्स होते हैं, वो उससे रिलेटेड डेटा आपको दे देते हैं, परंतु जो एग्जामिनर होता है उस किताब को पहले देख चुका होता है, वो देख चुका होता है कि मार्केट में इससे बड़ी कोई किताब नहीं है, इन सारी किताबों में ये टॉपिक नहीं है, तो मैं 2-4 क्वेश्चन यहां से भी देता हूं जिससे घुमा डालूं इनको, क्योंकि कोई भी योद्धा इससे ज्यादा नहीं पढ़ता है। और तो हमें आज क्या पढ़ना है? किताबों के अलावा भी चीजों को पढ़ते हुए जाना है, जिससे कि सवाल कैसा भी बने, कहां तक बनाएगा वो, हम उसको हिट करेंगे। क्लियर है? यहां पर जो उत्पादक है, उत्पादक ने क्या बनाया? खाना बनाया। जैसे अब इस अभिक्रिया को आप कैसे समझते हो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैंने आपको जवाब दिया, CO2 प्लस H2O कहां मिलते हैं? सूर्य के प्रकाश में मिलते हैं। सूर्य का प्रकाश इनको मिलता है, और सूर्य का प्रकाश कितना मिलता है? ये लास्ट क्लास में हमने बात की थी, सूर्य का प्रकाश, और पेड़ पौधे क्लोरोफिल की सहायता से इस खाने को बनाते हैं। CO2 प्लस H2O, तो क्या क्रिएट होता है? C6H12O6, C6H12O6। जहां पर C आ जाता है वह कार्बन होता है, याद रखना, जहां पर C आ जाता है वह कार्बनिक। आपने सुना कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, ध्यान देना, आपने एक वर्ड सुना होगा कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक और अकार्बनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन हो, C हो, वह कार्बनिक होता है, और जिसमें C ना हो वह कार्बन नहीं होता। जैसे H2O क्या है? एक, ध्यान देना, जल क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है, जल क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है। याद रखना, अकार्बनिक यौगिक इकलौता जल है जो तरल मात्रा में पाया जाता है।
इकलौता H2O, इकलौता जल ऐसा है अकार्बनिक यौगिक जो तरल मात्रा में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है, अदरवाइज सभी सॉलिड में पाए जाते हैं। ये बातें आपको समझना है। जल इकलौता अकार्बनिक यौगिक है, जल इकलौता अकार्बनिक यौगिक है जो तरल मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जहां सी आ जाए, ध्यान देना, जिस भी जगह पर सी आ जाए तो सी का मतलब कार्बन होता है, तो कार्बनिक यौगिक। ओके, और हम सब कार्बनिक यौगिकों से ही बने होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी कार्बन होता है। जो फूड खाते हो, फूड आप समझिएगा, फूड क्या है? यही तो भोजन है। हम क्या खाते हैं? यही भोजन है। और भोजन में क्या है? आप समझ गए ना, कार्बन है। ओके, C6H12O6 प्लस क्या क्रिएट होता है? ऑक्सीजन। ये हमारी प्राणवायु है, प्राणवायु है, ये सभी जानते हैं आप सभी, ये हमारी प्राणवायु है। तो पेड़ पौधों ने हमारे लिए क्या बनाया? देखिए, पेड़ पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड खाई, जल को खाया, सूर्य के प्रकाश में खाया, और सूर्य का प्रकाश भी इसका भोजन मिला। तो हमें क्या दिया? इसने भोजन दिया। भोजन क्या होता है? इसके फ्रूट होते हैं, फ्रूट लग गए इसमें, या इसको आप गेहूं का पौधा भी समझ सकते हो। तो गेहूं के पौधे पर जो क्या लगी? बाल लगी, जो फली लगी, उस फली में क्या होता है? आपका खाना होता है, जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, देखो खुद में कार्बन, कार्बोहाइड्रेट। तो CO2 प्लस H2O सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करते हैं, और पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको यहां पर समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो तुरंत मेरे से पूछते चलना, डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर समस्या आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसे अच्छी इक्वेशन बनाने के लिए इसमें आप ये ऐड कर सकते हो 6, तो यहां पर 6O2 ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो 6O2, जिससे कंफ्यूजन ना हो, ये बना लीजिएगा, प्लस 6O2, यहां 6 जोड़ दो, 6CO2 प्लस 6H2O, ये तो जोड़ लेते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आती है ना। तो क्या बनता है? C6H12O6 प्लस 6O2, प्राणवायु, जिसको आप क्या बोलते हो? ऑक्सीजन। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हो? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हो इसको आप? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, कल की क्लास में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये सब बातें आप पहले कर चुके हो। प्रकाश संश्लेषण, ये बात आपको समझ में आई होगी, ये बात आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो पूछे मेरे से, कोई समस्या है तो पूछे मेरे से। मैंने क्या बताया? उत्पादक होता है। उत्पादक किस भूमिका में होता है? जो अपना खाना बनाता है वह उत्पादक कहलाता है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता उस खाने को खाता है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता। एक बात जरूर याद रखना है, ऑलवेज याद रखना है और हमेशा याद रखना है, प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है ऑलवेज शाकाहारी होता है। क्या होता है? ऑलवेज शाकाहारी होता है, शाकाहारी। कोई पूछे कि बताइए जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह कैसा होता है, तो आपका जवाब होगा सर वो शाकाहारी होता है, हर्बीवोरस होता है। ओके, शाकाहारी। जो द्वितीयक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? जैसे मनुष्य। द्वितीयक उपभोक्ता को मैं किस श्रेणी में रखूंगा? आपको यहां पर बात याद रखनी है, द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक को भी खा लेता है, ठीक है, और उत्पादक को भी खाता है, मतलब पेड़ को भी खा लेता है, याद रखना। जैसे मनुष्य क्या है? मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता भी खा सकता है। जो मनुष्य है वो प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा सकता है। यहां पर विशेष ध्यान देना है। ये बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात पर कि मनुष्य को कहां रखा जाए। तो मनुष्य को आप द्वितीयक उपभोक्ता में रखेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता में रखेंगे, इस कैटेगरी में भैया, इस कैटेगरी में। ओके, और जो तृतीयक उपभोक्ता है यह केवल मांसाहारी होता है, केवल मांसाहारी होता है, केवल मांसाहारी होता है। नोट्स बनाते चलना, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। एक्सट्रीम कार्निवारस होता है ये। ओके, यहां तक बात समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। क्लियर है? लिखिएगा जल्दी जल्दी, आप सभी बनाइएगा। ओमनीवोरस क्या होता है? सर्वाहारी। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी।
सर्वाहारी कौन कौन है? जैसे मनुष्य है, मनुष्य सब कुछ खा लेता है, मनुष्य आम भी खा लेता है और मनुष्य बकरी को भी खा लेता है, मनुष्य हिरन को भी खा लेता है, और मनुष्य तो बड़ा खतरनाक है, वो तो सब कुछ खा लेता है, ओमनिवोरस है। क्लियर है? लेकिन इस ओमनिवोरस को मैं द्वितीयक उपभोक्ता में रखूंगा क्योंकि इसके पास एक चांस है, ये शाकाहारी भी है, ये शाकाहारी भी है। ओके, लेकिन अगर मैं कहूं जंगल में है शेर, चीता, जो शेर चीता होता है आप समझिएगा वो पेड़ की पत्ती नहीं खाएगा, वो पेड़ की पत्ती नहीं खाएगा, उसे कितनी भी भूख लगे, उसे कितनी भी भूख लगे वो नहीं खाएगा आम को, वह नहीं खाएगा आम को। इसका मतलब जो तृतीयक उपभोक्ता है वो क्या होते हैं? एक्सट्रीम कार्निवोरस होते हैं। क्या होते हैं? उच्च श्रेणी के मांसाहारी, उच्च श्रेणी के मांसाहारी होते हैं। जैसे मनुष्य क्या हो गया? मनुष्य क्या हुआ? द्वितीयक उपभोक्ता। मनुष्य में एक दूसरा लगा लेता हूं, कोवा, क्रो, क्रो भी क्या हुआ? एक द्वितीयक उपभोक्ता। यहीं पर अगर मैं जनरली एक बात और लिख दूं, आप समझ गए होंगे ना मेरी बात। बिल्ली, बिल्ली भी क्या है? एक द्वितीयक उपभोक्ता। बिल्ली भी क्या है? एक द्वितीयक उपभोक्ता। ये बातें आपको आगे क्लियर होंगी, आगे क्लियर होंगी। बिल्ली भी क्या है? शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। जैसे बिल्ली दूध भी पी लेती है घर पे आके, वो रोटी भी खा लेती है और वो चूहों को भी खाती है, ठीक है ना? तो इसका मतलब बिल्ली क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। जो क्या हो? जो मांसाहारी भी हो, शाकाहारी भी हो, दोनों हो, वो क्या कहलाता है? वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। उसी को ओमनिवोरस भी कहते हैं, ओमनिवोरस भी कहते हैं। जैसे शेर, चीता, शेर या चीता ये क्या खाएंगे? केवल और केवल मांस खाएंगे, केवल और केवल मांस खाएंगे। तो इनको क्या कहते हैं? तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी। नोट्स बनाते चलना, बहुत कुछ क्लियर होने वाला है इस चैप्टर से। और बेहतर समझाने के लिए मैं नीचे बता रहा हूं कुछ चीजें, टेंशन मत लेना, मैं नीचे समझा रहा हूं कुछ चीजें। उत्पादक जो ऊपर लिखा था, उत्पादक है, उत्पादक को कौन खाते हैं? प्राथमिक, प्राथमिक के बाद क्या लिखा हमने? द्वितीयक, तृतीयक। क्लियर हुआ? ये बातें समझ में आई होंगी आपको। उत्पादक, यहीं पर एक होता है नीचे अपघटक। ये एग्जाम्पल तो आपको ऊपर समझ में ही आ गए होंगे। अपघटक, डीकंपोजर। क्लियर हुआ? अपघटक क्या करते हैं? अपघटक का मतलब होता है जटिल कार्बनिक, जटिल कार्बन को सिंपल कार्बन, साधारण सरल कार्बन में विभाजित करता है। क्लियर हुआ? जटिल कार्बनिक अवस्था को मींस कॉम्प्लेक्स कार्बनिक स्टेज को सिंप्लेक्स कार्बनिक स्टेज में निरूपित करता है। ये वर्ड याद रखना है। अपघटक, अपघटक को बोलते हैं इंग्लिश में डीकंपोजर, डीकंपोजर, अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? उत्पादक को भी खा लेते हैं, प्राथमिक को भी खा लेते हैं, द्वितीयक को भी खा लेते हैं और तृतीयक को भी खा लेते हैं। ओके, उत्पादक को भी खाते हैं, ये प्राथमिक को भी खाते हैं, द्वितीयक को भी खाते हैं। जब ये देखिए, जब ये मर जाएगा, उत्पादक मर जाएगा, प्राथमिक मर जाएगा, द्वितीयक मर जाएगा, तृतीयक मर जाएगा, इन सबको मरने के बाद मिट्टी में मिलाने का कार्य कौन करेगा? डीकंपोजर करेगा। कौन करेगा? डीकंपोजर करेगा। तो यहां पर अपघटक की भूमिका समझ में आई। अपघटक क्या करता है? उत्पादक मैं ऊपर बता चुका हूं, उत्पादक क्या था? बियर ओमनिवोरस है, पर इसको कोई और नहीं खाता, तो इसको सेकंड डिग्री कंज्यूमर बोलें या थर्ड डिग्री कंज्यूमर बोलें। याद रखना, इसको सेकंड डिग्री में रखेंगे आप। किस में रखेंगे? सेकंड डिग्री में रखेंगे।
आप लोगों को याद रखना है, किसमें रखोगे आप इसको? सेकंड डिग्री में ही कंसीडर करके चलोगे। अभी मैं आपको बिल्कुल एक बात और कहूंगा जिससे कि तकलीफ ना हो आपको, एक बात और कहूंगा जिससे तकलीफ ना हो। जब ये क्वेश्चन आपके सामने बता दूंगा तो आपको बहुत सारी उलझने गायब हो जाएंगी, बहुत सारी उलझने गायब हो जाएंगी। अभी बताऊंगा मैं, अभी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। डिग्री, आप डिग्री पूछ रहे हैं, आप डिग्री पूछ रहे हैं साक्षी जी, डिग्री एक अलग मुद्दा है, डिग्री एक अलग मुद्दा है। डिग्रियों पर मैं अभी आने वाला हूं, डिग्रियों पर अभी आने वाला हूं, ठीक है? क्योंकि डिग्रियां बदलती हैं, डिग्रियां बदलती हैं। अब आप कहोगे सर कैसे डिग्रियां बदलती हैं? देखो साक्षी जी ने जो पूछा है वो डिग्री की बात कर दी है, और डिग्री कुछ और है। डिग्री का खेल अलग है, और डिग्री का खेल अब हम खेलने वाले हैं। कुछ देर के बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, घबराइएगा मत। ये बातें आपको क्लियर हो यहां पर जो सामने लिखा है। डॉग, ये पूछ रहे हैं सर डॉग किस में आएगा? द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा। डॉग किस में आएगा? द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा। मैंने क्या बताया? प्राथमिक उपभोक्ता केवल शाकाहारी होता है, इतना दिमाग में रखिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता केवल शाकाहारी होता है, द्वितीयक उपभोक्ता शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता केवल मांसाहारी होता है। यहां से क्या बात निकल के आई? प्राथमिक क्या होगा? ओनली, ओनली शाकाहारी, वेजिटेरियन, ओनली शाकाहारी। तृतीयक क्या होगा? तृतीयक होगा ओनली, ओनली मांसाहारी, कार्निवोरस, मांसाहारी। द्वितीयक क्या होगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि बीच में है। द्वितीयक क्या होगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। मेरी बात समझ में आई आपको? सब डाउट क्लियर करूंगा भैया, डाउट क्लियर करने के लिए तो बैठा हूं आपके साथ में, डाउट क्लियर करने के लिए बैठा हूं, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है। इस मुद्दे को आज समाप्त ही करके मानेंगे। आज इस चैप्टर में आप ऐसी ऐसी बातें पढ़ेंगे जो आपके मन की उलझने हैं। मैं जानता हूं कभी कभी आप किसी जीव को बैठा दे तो सर इसे किसमें कहेंगे, अब सर इसे किसमें कहेंगे, और कभी कभी आप सोचते हो कि मैं तो इस जीव को इसमें कहता हूं तो शायद इसको नहीं पता होगा, मुझे पता ज्यादा है। ऐसा आपके मनों में भाव उत्पन्न होता है एक दूसरे से जब बात करते हो। तो आज वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, अब सबको मालूमात हो जाएगा कि किस तरीके से चीजें चलती हैं। 4 किताबें पढ़ते हो, कहीं पर भेड़िया किसी और डायरेक्शन में दिखाया गया, शेर कहीं और दिखाया गया, कभी मनुष्य कहीं और दिखाया गया है। वो उस किताब की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है, क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं पता था, आप किताब में गलती निकाल देते हो। आज हमें उन कंसेप्ट को पढ़ना है। उपभोक्ता कंज्यूमर कहते हैं भैया, उपभोक्ता को इंग्लिश में कंज्यूमर कहते हैं, बहुत पहले बता चुका हूं भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता को क्या कहते हैं? कंज्यूमर। ये बात क्लियर है, और जो आपके संकट हैं, ये सवालों के संकट हैं, उन संकटों को समाप्त करते हैं। अब उन संकटों का निवारण करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि संकट भविष्य में उत्पन्न ही ना हो, संकट भविष्य में उत्पन्न ही ना हो। अब हम पढ़ते हैं पोषक स्तर, शायद समझ में आएंगी बातें। पोषक स्तर, ट्रॉपिक, लेवल, ट्रॉपिक लेवल, पोषक स्तर। पोषक स्तर किसको कहते हैं? सवाल है कि सर पोषक स्तर किसको कहेंगे? इसी में एक अलग टॉपिक है, इसी चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है, पोषक स्तर, ट्रॉपिक लेवल। डेफिनेशन लिखिएगा, किस स्थान पर किसी जीव को पारितंत्र में भोजन और ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
प्राप्ति होती है। क्या बताया? पोषक स्तर किस स्थान पर किसी जीव को पारितंत्र में या भोजन या ऊर्जा की कैसे प्राप्ति होती है। यहां तक क्लियर है? बनाओ जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। बातें समझ में आ रही हैं? अब आपको भी सर इसके बारे में बताना तो सर, किस स्थान पर किसी जीव को पारितंत्र में भोजन या ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसको पोषक स्तर कहते हैं, उसको पोषक स्तर कहते हैं। अब समझिएगा, समझते चलो बातों को, पढ़ते चलो बातों को, कंसेप्ट बिल्ड करो, कंसेप्ट बिल्ड करो, रटना नहीं है। जैसे मैंने कहा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, अब पारिस्थितिकी तंत्र में किसका ले लेता हूं? घास का ले लेता हूं। जैसे घास होता है, घास का पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे ग्रास का इकोसिस्टम, ओके, हरी घास, मैंने कहा हरी घास ले लेता हूं सर, हरी घास, ये हरी घास है। हरी घास को सूर्य से ऊर्जा मिली, सूर्य से ऊर्जा मिली, और इस हरी घास को खा लिया टिड्ढे ने, टिड्ढे ने, ओके, इस टिड्ढे को खा लिया मेंढक ने, और इस मेंढक को खा लिया सांप ने, और सांप को खा लिया बाज ने। हरी घास, ये बात क्लियर हो पा रही है? हरी घास को खाया टिड्ढे ने, और टिड्ढे को खाया मेंढक ने, मेंढक को खाया सांप ने, और सांप को खाया बाज ने। हरी घास को मैं क्या कहूंगा? 1 डिग्री ट्रॉपिक लेवल, प्राथमिक स्तर का पोषक स्तर, 1st डिग्री पोषक स्तर कहूंगा मैं, 1st डिग्री पोषक स्तर कहूंगा इसको मैं। डिग्री की बात स्टार्ट हुई है तो डिग्री पढ़ लो योद्धाओं, डिग्री पढ़ो। अब डिग्री पढ़ना आवश्यक है आपके लिए। 1st डिग्री ट्रॉपिक लेवल, टिड्ढा यहां पर क्या हुआ? 2 डिग्री ट्रॉपिक लेवल। मेंढक क्या हुआ? 3 डिग्री ट्रॉपिक लेवल। सांप क्या हुआ? 4 डिग्री ट्रॉपिक लेवल। बाज क्या हुआ? 5 डिग्री ट्रॉपिक लेवल। योद्धाओं, बात समझ में आ रही है? अब आप कहोगे सर हाँ ये क्या हुआ? अरे भैया आज ही तो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने ही तो जा रहे हैं, पढ़ते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जो आपके बचपन से डाउट थे वो क्लियर हो जाएंगे। अभी तो मुद्दा शुरू हुआ है। क्लियर है? यहां पर लिख लो, इसको लिख लो जल्दी जल्दी। यहां तक बात समझ में आ रही है भैया? मैं आपका वेट कर रहा हूं, मैं आपका वेट कर रहा हूं। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं जिससे कि चीजें क्लियर होती रहें। अब समझिएगा आप, ये सारी बातें अगर आपको क्लियर है
अभी पूरी बात क्लियर नहीं हुई होगी, अभी तो मुद्दा समझाता हूं भैया। और एक और ले लेते हैं, एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं योद्धाओं, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मैंने कहा हरी घास, हरी घास, हरी घास को खाया टिड्ढे ने। हरी घास को किसने खाया? टिड्ढे ने। टिड्ढे को खाया, समझते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर मैं एक सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं, टिड्ढे वाला नहीं लेता। हरी घास को खाया बकरी ने। किसने खाया? बकरी ने। समझना, बकरी ने खाया और बकरी को खा गया मनुष्य। ओके, और मनुष्य के साथ है यहां पर शेर। एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल है भैया, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। बड़े मुद्दे की बात बता रहा हूं जिससे कि बात आपको हर बात के साथ बात समझ में आ जाए। हरी घास, या हरी घास क्या होगी? 1 डिग्री ट्रॉपिक लेवल, प्रथम डिग्री का पोषक स्तर है। क्योंकि उत्पादक जो होता है किसी भी पारितंत्र का, उत्पादक 1st डिग्री ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। किसी भी पारितंत्र का याद रखना, किसी भी पारितंत्र का उत्पादक प्रोडक्ट जो होता है 1st डिग्री प्रोड्यूसर कहलाता है, 1st डिग्री ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। प्रथम डिग्री का क्या कहलाता है भैया? प्रथम डिग्री का उत्पादक कहलाता है, या प्रथम डिग्री का पोषक स्तर कहलाता है। यहां तक कोई डाउट? अब समझिएगा, एक बात क्लियर करने जा रहा हूं जिससे कि समस्याओं का निदान हो जाए। हरी घास को किसने खाया? बकरी ने। क्योंकि बकरी हमेशा घास ही खाएगी, बकरी हमेशा घास ही खाएगी योद्धाओं। बकरी कभी भी किसी टिड्ढे को नहीं खाएगी, बकरी किसी खरगोश को नहीं खाएगी, क्योंकि बकरी तो ऑलवेज 2nd डिग्री पर आएगी, 2nd डिग्री ट्रॉपिक लेवल, 2nd डिग्री। तो शाकाहारी कौन से डिग्री पर आते हैं? शाकाहारी वेजिटेरियंस 2nd डिग्री ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं, 2nd डिग्री ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं। पता है, एक बात बताऊं आपको, आप तो डायरेक्ट लिंडमैन प्रिंसिपल पढ़ लेते हो, बात खत्म कर देते हो। ये मुद्दे की बात तो ये थी, लिंडमैन प्रिंसिपल तो बाद में आएगा। ऊर्जा का नियम पढ़ लेते हो। अरे ऊर्जा का नियम तो बाद में पढ़ोगे ना योद्धाओं, पहले इन छोटी छोटी बुनियाद को पढ़ो। और जब किताबों में, सीटेट की बड़ी बड़ी किताबों में डायरेक्ट लिंडमैन प्रिंसिपल दे दिया, उन्होंने ये नहीं सोचा इस बच्चे को पहले कंसेप्ट क्लियर करो। आज हमारा मकसद है आपके कंसेप्ट क्लियर करना। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, तब हम इस देश के भावी शिक्षकों में उच्च शिक्षक बनेंगे। हम जो हमारी शैक्षिक योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता के अंदर एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करना ही आपके शिक्षक बनने में ये बातें आपको महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। ये समझते चलना है। तो 2nd डिग्री पर क्या आएगा? ओनली शाकाहारी आएगा। यहां पर मनुष्य कौन सी डिग्री पर चलेगा? देखिए, बकरी को खा गया मनुष्य, समझते चलना, तो मनुष्य क्या कहलाएगा? 3rd डिग्री ट्रॉपिक लेवल। और मनुष्य को खा गया शेर, तो शेर 4 डिग्री ट्रॉपिक लेवल। बात यहां तक समझ में आई? बात क्लियर हो पा रही है? अब बात यह है, समझना, बात समझते चलना योद्धाओं, बात समझते चलना। अब शेर कह रहा है, शेर कह रहा है भाई मैं वेट नहीं करूंगा, मैं इतना वेट थोड़ी करूंगा कि मनुष्य पहले तो बकरी खा फिर मैं तुझे खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तेरा वेट करूंगा ही नहीं, मुझे तो भूख ज्यादा लगी हुई है, मैं तो डायरेक्ट ही। देखिए ध्यान देना, यहां पर ये हरी घास है, ध्यान देना, ये हरी घास है। हरी घास को खाया बकरी ने, ऊपर वाला एग्जांपल समझा रहा हूं, और बकरी को डायरेक्ट खा गया शेर। बकरी को कौन खा गया? शेर खा गया। तो ये क्या हुआ? 1st डिग्री ट्रॉपिक लेवल, बकरी हुआ 2nd डिग्री ट्रॉपिक लेवल, अब शेर हो जाएगा 3rd डिग्री ट्रॉपिक लेवल। ये बात समझ में आई होगी। यहां शेर 4 डिग्री पर था और यहां शेर 3 डिग्री पर आ गया, वहां शेर 4 डिग्री पर था और यहां शेर 3 डिग्री पर आ गया। इस बात से योद्धाओं एक बात समझ में आई होगी। अब वो क्या बात समझ में आई होगी, उस बात को बात के साथ कर लेते हैं पूरा, उस बात को बात के साथ कर लेते हैं पूरा। और वो बात क्या आती है? ये बात क्या समझ में आई आपको? बात ये समझ में आई, किसी पारितंत्र में
किसी पारितंत्र में ट्रॉपिक लेवल पोषक स्तर, ट्रॉपिक लेवल का मतलब पोषक स्तर हमेशा निश्चित नहीं होता, हमेशा निश्चित नहीं होता। हमेशा निश्चित नहीं होता। बात समझ में आई भैया? ये बात क्लियर हुई? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड पर भी निर्भर करता है कि वहां क्या चीज है, सही है ना। लेकिन एक बात याद रखना है, सेकंड डिग्री वाला सेकंड डिग्री पे रहेगा, सेकंड डिग्री वाला सेकंड डिग्री पर ही रहेगा, सेकंड डिग्री वाला सेकंड डिग्री पर ही रहेगा। योद्धाओं एक बात समझ लो और समझ लो और समझ लो भैया, अभी तो बात शुरू हुई है, अभी तो बात शुरू हुई है, शुरू हुई है, शुरू हुई है। अब हुआ क्या, जो यहां पर मनुष्य समझते चलना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो यहां पर ये मनुष्य है, ये वाला मनुष्य, ये मनुष्य डायरेक्ट हरी घास को खा रहा है, हरी घास को खा रहा है मनुष्य, ये वाला मनुष्य खा रहा है। अगर हरी घास को, हरी घास का मतलब क्या है, बथुए के पकोड़े खाने का मन कर रहा है, तो बथुआ क्या है, एक हरी घास है। मनुष्य को बथुए के, पालक के पकोड़े खाने का मन कर रहा है, पकौड़ी खाने का मन कर रहा है, तो हुआ क्या, उस घास को डायरेक्ट मनुष्य खा लेगा तो मनुष्य सेकंड डिग्री पर आ जाएगा। योद्धाओं, मनुष्य सेकंड डिग्री पर आ जाएगा। तो यहां पर एक बात बहुत गजब की निकली है। क्या निकली है, क्या निकली है? सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री ये फिक्स नहीं होते हैं, ये फिक्स नहीं होते हैं, परंतु उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता वो निश्चित होते हैं, वो निश्चित होते हैं, उन्हें पढ़ना वहां पर। लेकिन जब मैं पोषक स्तर कहूंगा, ध्यान देना, पोषक स्तर कहूंगा, वो निश्चित नहीं होते हैं, वो निश्चित नहीं होते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अब हरी घास को डायरेक्ट मनुष्य को खाने का मन कर रहा है, तो मनुष्य कौन सा डिग्री का कहलाएगा? सेकंड डिग्री लेवल, सेकंड डिग्री ट्रॉपिक लेवल, द्वितीय स्तर का पोषक कहलाएगा। यह बात आपको समझ में आया होगा, सेकंड डिग्री पोषक स्तर कहलाएगा मनुष्य इस स्थान पर। एक बात अवश्य याद रखनी है, मैंने यहां लिख दी है वो बात बड़े बड़े शब्दों में, किसी पारितंत्र में पोषक स्तर हमेशा निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता। बात है, समझ में आई होगी। अब देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से एक बात आपको समझ में आई होगी, यहां पर एक बात आपको आवश्यक समझ में आई होगी। शेर जो होता है, जो शेर होता है, जो लायन होता है, वो मिनिमम कितनी डिग्री पर रहेगा? वो मिनिमम कितनी डिग्री पर रहेगा? मुझे बताओ, अगर आपसे कोई सवाल पूछे, जो शेर है वो मिनिमम कितनी डिग्री पर रहेगा? शेर मिनिमम कितनी डिग्री पर रहेगा? सवाल यह है, जल्दी बताओ मुझे। शेर का जो लायन है उसका मिनिमम ट्रॉपिक लेवल कितना रहेगा? सवाल है आपसे योद्धाओं, सवाल है। एग्जाम में जो सवाल पूछ सकते हैं मैं सारे क्लियर करता चलता हूं। जो शेर है मिनिमम 3 डिग्री पर रह सकता है, शेर मिनिमम 3 डिग्री पर रह सकता है। क्योंकि शेर 2 डिग्री पर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि शेर कभी हरी घास नहीं खाएगा, शेर कभी हरी घास नहीं खाएगा। बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं आप, बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? ये जो ईवीएस की क्लास है, जब ये क्लास कंप्लीट होंगी आपकी, जब ये क्लास कंप्लीट होंगी, ईवीएस जब मैं यहां पर पूरा कर चुका हूंगा, तो आपके अंदर एक ऐसा कंसेप्ट बिल्ड होगा कि आप कहीं भी जाकर खड़े होकर बोलने की क्षमता रखोगे। पर्यावरण में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। पर्यावरण आप इतनी गहराई से पढ़ चुके होंगे
कि कोई ऐसी किताब नहीं बनी होगी जिसे आप कर ना पाए, जिसे आप कर ना पाए। जब ये सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर दूंगा तो मैं वापस उस दौड़ पे पहुंचूंगा जो हम दौड़ लगा रहे थे। ईवीएस के पेपर करेंगे, मतलब लास्ट ईयर सीटेट के सारे पेपर करेंगे। इस दौड़ के बाद हम चलेंगे कक्षा 5, कक्षा 4 और कक्षा 3 की ईवीएस की किताबों पर। जब आप उन किताबों को पढ़ोगे, उन किताबों को पढ़ने से आपके 2-4 सवाल जो बनते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो एक लेवल की बात करते हैं कि बहुत टफ लेवल पूछ लिया मेरे से, तो वो टफ आपकी डिक्शनरी से गायब हो चुका होगा। टफ लेवल कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब हम कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, अब हम कंसेप्ट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ें, लेकिन क्वालिटी वाला पढ़ें। ये नोट्स जो आप बना रहे हो, ये नोट्स बनाते रहना। तो आगे भूमिका बढ़ाते हुए चलो चलते हैं वापस स्क्रीन पर। ये सब कंप्लीट होने के बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और, ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी भी किसी भी पारितंत्र में पोषक स्तर, किसी भी पारितंत्र में पोषक स्तर अनंत नहीं होते। बड़ा महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको भैया, अनंत नहीं होते, अनंत नहीं होते। क्लियर है? ये नोट डाउन कर लेना, ऑब्जेक्टिव सवाल में बनते हैं। किसी भी पारितंत्र में, किसी भी इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल इनफाइनाइट नहीं होते। ट्रॉपिक लेवल इनफाइनाइट नहीं होते मींस ये डेफिनेट होते हैं, ये निश्चित होते हैं। कितने हो सकते हैं? अधिकतम कितने हो सकते हैं? 5 और 6 डिग्री ट्रॉपिक लेवल। मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। 5 या 6 डिग्री ट्रॉपिक लेवल मैक्सिमम हो सकते हैं। किसी भी पारितंत्र में पोषक स्तर अनंत नहीं होते, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5 और 6 डिग्री ट्रॉपिक लेवल मैक्सिमम हो सकते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है आपको? यहां तक क्लियर है? किसी भी पारितंत्र में पोषक स्तर अनंत नहीं होते। याद रखना। अब मैं आपको बताऊं, अब आपका एक सवाल है कि सर अनंत क्यों नहीं हो सकते? सर अनंत क्यों नहीं हो सकते? तो अनंत इस वजह से नहीं हो सकते, अनंत इस कारण से नहीं हो सकते, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा है, अनंत इस कारण से नहीं हो सकते क्योंकि ऊर्जा का स्थानांतरण, जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, देन ऊर्जा का कितना परसेंट ट्रांसफर होता है? 10% ट्रांसफर होता है। याद रखना, इस घटना के कारण, इस घटना के पीछे घटना छिपी हुई है, इस घटना के पीछे घटना छिपी हुई है ऊर्जा का प्रिंसिपल, लिंडमैन प्रिंसिपल। इस घटना के पीछे जो छिपा हुआ है, लिंडमैन प्रिंसिपल छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का ट्रांसफर होता है तो वहां पर
केवल 10% ही ट्रांसफर होता है। और जब 10% आगे बढ़ता है तो उस स्थिति में लास्ट लेवल पर जो होता है वहां पर बहुत कम ऊर्जा पहुंच पाती है। यही कारण है कि ऊर्जा का प्रिंसिपल लिंडमैन जी को देना पड़ा था। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ओवर करता हूं। बहुत बढ़िया, वेल डन। आज के लिए अब मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।